सभी साथियों का एक बार बहुत स्वागत है जेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, काफी लंबा समय हो गया आप लोगों के बीच आए, काफी लंबा समय हो गया आपसे बातचीत की। फिर से इस सिलसिले को शुरू करेंगे और जीके जानकारी का ये एपिसोड कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, जो इस बार का एपिसोड है, इस बार का जो सेशन है, वो थोड़ा सा हटकर है। इस बार हम बात करेंगे इंडिया और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड डील के बारे में। हम बात करेंगे कैसे डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ का गुरूर था वो टूटता जा रहा है। इस विषय पर हम बात करेंगे ईयू और इंडिया की इस ट्रेड डील से भारत को क्या फायदा मिलने वाला है। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे ये डील हमें किस दिशा में लेकर जाएगी, इस मुद्दे पर। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जो एक शब्द है, एक वाक्य है, मदर ऑफ ऑल डील्स, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, द मदर ऑफ ऑल डील्स इज हियर। 3 मुस्कुराते चेहरे, जिनमें से एक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और 2 हस्तियां जो हैं वो यूरोप से हैं। तो पहले तो इन दोनों हस्तियों का परिचय ले लेते हैं कि ये कौन है, इनकी खास बात क्या है और यूरोप में भी ये कौन से देश से हैं। आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि इस बार जो गणतंत्र दिवस की परेड हुई, उस गणतंत्र दिवस की परेड में जो मुख्य अतिथि की भूमिका निभाई वो ये शख्सियत इन्होंने निभाई है। और इसी के बाद ये जो ट्रेड डील है ये आगे बढ़ी है। तो ट्रेड डील क्या है इसको भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ये 2 हस्तियां कौन हैं, यूरोपियन यूनियन क्या है और क्यों हम यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं और इससे हमें क्या फायदा होने वाला है। तो देखिएगा, अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो ये शख्सियत देखिएगा, ये व्यक्ति आपको तस्वीर में नजर आए थे, इनका नाम है एंटीनियो कोस्टा। नाम बहुत बड़ा है लेकिन अगर शॉर्ट में देखें तो एंटीनियो कोस्टा। कौन है एंटीनियो कोस्टा, चलिए बात करते हैं। ये पोर्चुगीज लॉयर हैं और एक पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन यानी राजनीतिज्ञ, लॉयर यानी वकील है वहां पे। पुर्तगाल के हैं, पोर्चुगीज हैं और ये प्रेसिडेंट हैं किसके, किसी देश के प्रेसिडेंट हैं क्या? नहीं सर, किसी देश के प्रेसिडेंट नहीं है। ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और कब से हैं? 2024 से हैं। दिसंबर 2024 में ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट बने। दरअसल यूरोप के जो अलग अलग देश हैं उन्होंने मिलकर एक व्यवस्था बना रखी है यूरोपियन काउंसिल के नाम से। यूरोपियन कमीशन भी है और इनके एक साझा संसद भी चलती है। ये यूरो को स्वीकार करते हैं। आपने बीच बीच में कई बार खबरें सुनी होंगी कि इंग्लैंड जो है वो यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया है, फिर वापस जुड़ गया है। तो एक तरीके से ये संघ है यूरोप के देशों का। तो अगर बात करें सबसे पहले एंटोनियो कोस्टा की, तो भाई ये प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन काउंसिल के 2024 से। उसके बाद दूसरी शख्सियत आती है हमारे सामने, देखिएगा इनकी तस्वीर भी आपने देखी होगी। 26 जनवरी की अगर परेड आपने देखी है तो कुछ झलकियां आपने जरूर देखी होंगी इनकी। क्या नाम है? उर्सुला लियन। बड़ा नाम है लेकिन जो मुख्य पॉपुलर नाम है वो है उर्सुला। अब उर्सुला कहाँ की है? तो ये जर्मनी की हैं, जर्मन पॉलिटिशियन हैं और एक फिजिशियन है और ये प्रेसिडेंट हैं यूरोपियन कमीशन की। कब से? 2019 से। अब यहां थोड़ा सा एक पेच अटकता है कि सर ये भी प्रेसिडेंट हैं और इससे पहले हमने कोस्टा जी की बात की, वो भी प्रेसिडेंट है। दरअसल उर्सुला की बात करें तो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं और कोस्टा की बात करें तो ये यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। तो सबसे पहले तो इन दोनों हस्तियों के विषय में हमने बात की। चर्चा में क्यों है?
26 जनवरी गणतंत्र दिवस, मुख्य अतिथि के रूप में आए। आपने ये तस्वीर भी बेशक देखी होगी, बीच में हमारी राष्ट्रपति महोदया खड़ी हैं और ये दोनों हस्तियां देखिए यहाँ खड़ी। इसके बाद से जो ट्रेड डील है वो हमारे सामने आती है। ट्रेड डील में क्या क्या डिस्कशंस हुए, क्या क्या बातें की, चलिए वन बाय वन अब उनको समझते हैं। तो देखिएगा, ट्रेड डील में दरअसल हुआ क्या। सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि ट्रेड डील इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए। थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं, थोड़ा सा गणित देख लेते हैं, अर्थव्यवस्था को समझ लेते हैं, जीडीपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंडिया जो है वो वर्तमान में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यूएसए, चाइना और जर्मनी के बाद देखें तो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारी है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है हम। ईयू की बात करें यानी यूरोपियन यूनियन की बात करें, हालांकि वैसे फ्रांस या ब्रिटेन इनकी बात नहीं हो रही, इनकी जो कलेक्टिव इकोनॉमी है इसकी बात हो रही है। इसकी बात करें तो ईयू जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। आप कहेंगे सर सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी तो चाइना है। यहाँ देश के हिसाब से बात नहीं हो रही, यूनियन की बात हो रही है, संघ की बात हो रही है। अगर पूरे यूरोपियन यूनियन को मिला लिया जाए तो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनती है। और हमारी जो डील हुई है वो यूरोपियन यूनियन के साथ हुई है, न कि यूरोप की किसी कंट्री के साथ। अच्छा, दोनों साथ मिलकर जीडीपी, विश्व की जो जीडीपी है उसका लगभग 25% दोनों डील करते हैं। और जो ग्लोबल ट्रेड होता है उसका 1/3 ईयू और इंडिया के बीच में होता है। 1/3, जो कि अपने आप में एक बड़ी संख्या है। तो ये तो बेसिक आपने देख लिया, बेसिक आंकड़े समझ लिए क्या चीज है क्या नहीं है। थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स। भाई जो हमारे इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं, जो निर्यात करता है, जो विदेशों में अपना सामान भेजते हैं, निर्यात करते हैं, उनके हिस्से कौन से मार्केट्स आएंगे, वो यूरोपियन यूनियन में कहां तक एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए, जब दो देशों के बीच में कोई भी डील होती है तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी देश अपना 100% बाजार खोल दे। ऐसा भी नहीं होता कि कोई भी देश अपनी 100% अर्थव्यवस्था खोल दे। कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। इस डील के बारे में बात करें तो देखते हैं हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके पास क्या एक्सेस है। 99% ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स गेट प्रीफरेंशियल ईयू एक्सेस। 99% जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, कुछ एक को छोड़कर, माने 1% को छोड़ दें तो 99% जो निर्यातक हैं उन्हें ईयू का एक्सेस मिलता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही शानदार काम। अब हमारा जो सामान है, हमारे जो गुड्स हैं, हमारी जो सर्विसेज हैं, वो ईयू तक जाएंगे। मेजर बूस्ट टू इंडियन एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। इजियर एंट्री इनटू हाई वैल्यू ईयू मार्केट्स, तो जो ईयू की हाई वैल्यू मार्केट्स हैं वहां पे हमें बहुत ही इजी एंट्री मिल जाएगी इससे। चलिए, ये तमाम बातें हुई तो आगे बढ़ते हैं। जीरो टैरिफ बेनिफिट्स, देख पा रहे होंगे आप तस्वीर, अपने आप को स्वयं भू समझने वाले यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ खेलते रहते हैं। इस देश ने बात नहीं मानी, टैरिफ लगा दूंगा। उसने बात नहीं मानी, टैरिफ लगा दूंगा। और यही टैरिफ का खौफ लंबे समय से भारत को दिखाते आए हैं। शायद भारत ने भी तब से ही कमर कस ली होगी, शायद ये कवायद तब से ही चल रही होगी। हमें जो चीजें पटल पर नजर आती हैं, हमें लगता है ये घटना आज घटी है, लेकिन उस घटना की स्क्रिप्ट काफी पहले से लिखी जा चुकी होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को टैरिफ का बादशाह समझते हैं, इनको लगा कि भाई टैरिफ लगाकर भारत पर अंकुश लगा लिया जाएगा। हमें रशिया से सस्ता तेल खरीदने से रोक दिया गया, बाधाएं डाली गई। और इसी टैरिफ के दम पर डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला जैसे देश के राष्ट्रपति को भी उठा लिया। डोनाल्ड ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पे आई। खैर, ये अलग मुद्दा है, इन पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। टैरिफ की बात आती है तो अगर
ईयू और इंडिया के बीच डील है तो यहां पर सर जीरो टैरिफ होगा। पहले 10% था, यानी 10%। अब इस 10% को घटा के शून्य कर दिया गया है। तो आप सोच के देखिए हमारे एक्सपोर्टर्स के कितना शानदार काम हो गए। मतलब हमारा सामान, हमारा माल अब ईयू में सस्ता मिलेगा। सस्ता मिलेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, और प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है हमारे पास इनकम बढ़ेगी, हमारे पास विदेशी मुद्रा आएगी, और शायद डॉलर को कहीं ना कहीं एक टक्कर लगेगी, एक कहीं ना कहीं रुकावट महसूस होगी। तो जीरो टैरिफ, पहले 10% था, फिर किया, कम किया गया, और ये 33 बिलियन के एक्सपोर्ट की बात हो रही है। 33 बिलियन, कितना? 33 बिलियन डॉलर्स। और पहले ही दिन से ड्यूटी फ्री होगा, जीरो ड्यूटी। तो ये बड़ी राहत है, बड़ी खुशखबरी है। आगे बात करते हैं, हमारे जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनका क्या होगा। भाई फर्क तो पड़ना चाहिए ना इस डील का। तो जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उन पर क्या फर्क पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो भाई। की बेनिफिशियरी सेक्टर्स कौन से होंगे। एक तो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल सेक्टर, ये बड़ी बेनिफिट में रहेगी। इसके अलावा हमारी जो लेदर इंडस्ट्री है, ये मरीन प्रोडक्ट्स हैं ये, और जेम्स एंड ज्वेलरीज, मतलब जो आभूषण वगैरह हम बनाते हैं, ये जो सेक्टर हैं इन पे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलने वाला है इस डील से। तो अगर ऐसा कभी कोई क्वेश्चन बनता दिखे कि किस पर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, तो आप यहां से आंसर क्लिक कर सकते हैं। इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, स्वाभाविक सी बात है। एमएसएमई और जॉब क्रिएशन पे क्या फर्क पड़ेगा सर इस डील का, इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। एमएसएमई जॉब क्रिएशन, न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर एमएसएमईज, एमएसएमईज नई अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर विमेन, आर्टिसंस, यूथ्स एंड प्रोफेशनल्स, यानी कुल मिलाकर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। क्योंकि जब ट्रेड डील होती है तो केवल गुड्स का ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता है, ह्यूमन रिसोर्सेस भी जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस का भी आवागमन होता है, जिससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ईयू में हमारी डिमांड बढ़ेगी, हमारे प्रोडक्ट्स की खपत बढ़ेगी, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो स्वाभाविक बात है एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो चलिए एक ये मुद्दा भी हमने देख लिया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा सर, बिल्कुल। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बड़ी खुशखबरी, जो महंगी लग्जरी कार चलाना चाहते हैं, जो महंगी चीजें चलाना चाहते हैं, महंगी गाड़ियों का शौक रखते हैं, शायद आप एक दो दिन से मैं कुछ बैंक्स के विज्ञापन भी देख रहा हूं कि जो कार पहले 2 करोड़ में मिलती थी वो 1 करोड़ में मिलेगी। हालांकि आम भारतीयों की पहुंच में तो नहीं है इतनी महंगी कार, लेकिन फिर भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काफी एक अच्छी खबर आपको देखने को मिली है। इसका लिबरलाइजेशन हुआ है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का लिबरलाइजेशन का मतलब हमने इसको थोड़ा सा ढीलापन दिया है। आपको ध्यान होगा 1990 के दशक में जो आर्थिक सुधार हुए थे, एलपीजी हम जिसको कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरल का मतलब होता है नियमों को थोड़ा सा एक ढीला कर देना, थोड़ा लचीला कर देना, जिससे जो विदेशी कंपनियां हैं वो हमारे यहाँ बहुत अच्छे से अपना व्यवसाय स्थापित कर सकें। कुछ टैक्सेस को कम कर देना, कुछ पेपर वर्क को कम कर देना, ताकि वो बहुत अच्छे से ऑपरेशंस कर पाए। और अगर विदेशी कंपनियां हमारी धरती पर अच्छे से ऑपरेशंस करेंगी तो शायद चीजें सस्ती हो जाएंगी उस कंपनी। लेकिन सरकार ने यह भी ध्यान रखा है कि लिबरलाइजेशन हो, मगर उससे हमारे प्रेजेंट मार्केट, इंडिजीनियस मार्केट पे कोई असर ना पड़े, तो उसको भी थोड़ा बचा के रखना है। तो बड़ा ही कोटा बेस्ड और नपा तुला लिबरलाइजेशन किया गया है, ताकि जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, इंडियन ऑटो इंडस्ट्री है, उस पे भी दिक्कत नहीं आए। भाई बाहर वालों को तो लाना है नो डाउट, लेकिन उसके चक्कर में हमारे जो घर के लोग हैं उनको थोड़े बेदखल कर सकते हैं, इस पे भी ध्यान दिया गया। आगे बात करते हैं मेड इन इंडिया
माफ कीजिएगा, मेड इन नहीं, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना रहा, मेक इन इंडिया। और एक्सपोर्ट्स पे क्या फर्क पड़ेगा, देखो, कंट्रोल्ड ईयू एंट्री इनटू प्रीमियम सेगमेंट्स एनकरेज करेगा मेक इन इंडिया को, फ्यूचर ऑटो एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, और फिर फ्यूचर में भारत से हम ऑटो एक्सपोर्ट्स भी करेंगे। मेक इन इंडिया एक तरीके से बूस्ट होगा इससे, क्लियर है? तो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं इसके। आगे बात करते हैं बेनिफिट्स टू इंडियन कंज्यूमर्स, जो भारतीय कंज्यूमर्स हैं उनको क्या बेनिफिट है इस डील से। तो एक तो सर हमें एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी, क्योंकि यूरोपियन कंपनीज का जब प्रोडक्ट हम खरीदेंगे तो ऑब्वियस है एडवांस टेक्नोलॉजी है। जर्मनी की कार बहुत शानदार मानी जाती है, तो बेशक हमें एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। और हमारे यहाँ के जो लोग हैं जो क्वालिटी को लेकर थोड़ा सा मिसमैनेज करते हैं, जिनको लगता है कैसा भी बेच दो, शायद उनको भी समझ में आएगी कि उन्हें अपनी क्वालिटी अब बढ़ानी पड़ेगी। कंज्यूमर्स को तो बहुत फायदे हैं इससे। रेसिप्रोकल मार्केट एक्सेस। अब एक बात बताओ, अगर हमारे मार्केट में ईयू को एक्सेस मिलता है तो इसका रेसिप्रोकल भी होगा। आपने टैरिफ के मामले में भी रेसिप्रोकल टैरिफ बहुत सुना होगा। तो जो एंट्री ईयू को हम दे रहे हैं वही एंट्री हमें मिल रही है, दोनों दो तरफा एक तरीके से ये ट्रेड हो रहा है। टू वे ट्रेड बेनिफिट्स होंगे। ईयू मार्केट ओपन फॉर इंडियन मेड ऑटोमोबाइल्स एंड बैलेंस ट्रेड फ्रेमवर्क होगा। तो जो ईयू मार्केट है वो इंडियन मेड ऑटोमोबाइल्स को अपने यहाँ लेगा ताकि हमारे ऑटोमोबाइल्स वहां पे बिके। तो भाई टू वे कम्युनिकेशन की तरह रेसिप्रोकल मान सकते हैं आप इसको। प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव सेक्टर्स। भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स जिनको लेकर हम ये सोचते हैं कि यहां तो कम से कम किसी का कब्जा ना हो, कम से कम ये तो ऐसे सेक्टर्स हों जिन पे किसी भी प्रकार का कोई विदेशी प्रभाव ना पड़े। भाई भय रहता है, हम दूसरों से दोस्ती निभाने के चक्कर में अपने घर का व्यवसाय खराब नहीं करना चाहते। इनको प्रोटेक्शन की बात की गई। सेफगार्ड किसे किया गया है, देखो, जो डेयरी इंडस्ट्री सीरियल्स हो गए, पोल्ट्री हो गए, सोया मिल्स हो गए, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह हो, इन सब को सेफगार्ड करने की बात की गई है। यानी सरकार डील करेगी, ईयू से डील करेगी, लेकिन सरकार की साफ मंशा है कि हमारे जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं हम उन्हें टच नहीं करने देंगे। तो ये भी थोड़ा सा एक राहत की बात है। बैलेंस बिटवीन फार्मर्स एंड ट्रेड्स, और फार्मर और ट्रेड जो होगा उसके बीच में बैलेंस होगा। सर्विस सेक्टर गेन्स। इंडिया को क्या लाभ होगा सर्विस सेक्टर से, फिर बात करेंगे ईयू को क्या लाभ होगा सर्विस सेक्टर से। दोनों मुद्दों पे बात करेंगे। एक्सेस टू 144 ईयू सर्विस सब सेक्टर्स, जिसमें आईटी, आईटीएस, प्रोफेशनल सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, ये सब इंडिया को एक्सेस मिलेगा इन सभी सेक्टर्स का। अब ट्रेड हो रही है तो केवल गुड्स में थोड़ी होगी, सर्विसेज भी होंगी ना। गुड्स एंड सर्विसेज को मिलाकर ही तो प्रोडक्ट्स बनता है, तो सर्विसेज की बात भी होगी। इंडिया को इन सब में गेन मिलेगा। ईयू को किस चीज में गेन मिलेगा, ये देखो, ईयू गेन्स एक्सेस टू 102 इंडियन सर्विस सबसेक्टर्स। इंडिया को कितना मिल रहा था, 144, ईयू को कितना मिल रहा है, 102। हाईटेक सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन इन इंडिया, इन सब का एक्सेस किसको मिलेगा सर, ईयू को मिलेगा। आगे बात करते हैं। डिजिटल ट्रेड इससे बूस्ट होगा। भाई वर्तमान जो दौर है वो डिजिटल ट्रेड का दौर है, वर्तमान जो समय है वो डिजिटलाइजेशन का समय है। तो ऑब्वियसली डिजिटल ट्रेड जो है वो भी इस ट्रेड डील से बूस्ट होता हुआ हमें नजर आएगा। फोकस ऑन डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, मार्केट सर्टेनिटी, इन सब का लाभ हमें मिल जाएगा। बिजनेस मोबिलिटी फ्रेमवर्क कवर शॉर्ट टर्म ट्रैवल, मतलब मोबिलिटी होगी, मोबिलिटी का मतलब आना जाना। अब भाई ट्रेड डील हुई है, बिजनेस होंगे, प्रोडक्ट्स, गुड्स, इन सब की मोबिलिटी होगी। ह्यूमन रिसोर्सेस की भी ऑब्वियसली मोबिलिटी तो होगी, मानव संसाधन भी यहाँ से वहां जाएगा, यहाँ के लोग वहां काम करने जाएंगे, वहां के लोग यहाँ काम करने आएंगे।
तो इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेवल, टेम्पररी स्टेज, बिजनेस विजिट्स बोथ वे, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोफेशनल कमिटमेंट क्या होगा, इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफर्स होंगे, बिजनेस विजिटर्स होंगे और फैमिली मेंबर्स भी अलाउड किए जाएंगे। तो ये मोर और लेस हमारे लिए एक अच्छी खबर है कहीं ना कहीं। ईयू सर्विस कमिटमेंट्स क्या है, ईयू ने क्या क्या कमिटमेंट्स दी, 37 सेक्टर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस सप्लायर्स, 17 सेक्टर्स ऑफ इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स। तो ये फिगर्स थोड़ा सा याद कर लेना, हो सकता है एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा मतलब फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, बाकी हम सेशन को बहुत ज्यादा लंबा नहीं लेकर जाएंगे। मेरा उद्देश्य आपको केवल टू द पॉइंट शॉर्ट शॉर्ट चीजें बतानी है, ताकि एक ओवरऑल आपको इस पूरे जो घटनाक्रम है इसके बारे में थोड़ी जानकारी मिल जाए। ट्रेडिशनल मेडिसिन एक्सेस, इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स अलाउड टू वर्क अंडर होम टाइटल इन ईयू कंट्रीज वेयर अनरेगुलेटेड। तो जो इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सेक्टर है, इसको भी कहीं ना कहीं एक एडवांटेज मिलेगा, आप वहां जाकर काम कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी एंड सीबीएएम, सीबीएएम से क्वेश्चन आ सकता है। सीबीएएम को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझ लेना। सीबीएएम का फुल फॉर्म समझो पहले तो, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। यानी जो यूरोपियन यूनियन है, इन्होंने एक मैकेनिज्म बना रखा है कि हम किसी भी ऐसे देश के साथ डील नहीं करेंगे जो बहुत ज्यादा कार्बन रिलीज करता है, जिसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है। एक इन्वायरमेंट को बचाने के लिए मैकेनिज्म बनाया है, ताकि जो भी कंट्रीज ईयू के साथ डील करना चाहें वो अपने कार्बन रिलीज या कार्बन फुटप्रिंट को थोड़ा सा कम करें। तो इसमें भी इंडिया को इन्होंने एक फ्रेंडली नेशन घोषित किया है। फ्यूचर सेफगार्ड सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी है, इंडिया को एक फ्रेंडली नेशन इन्होंने बताया है, एमएफएन है जी। और सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स भी 5 साल के हमारे यहाँ हुए हैं, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। सीबीएएम का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन किस किस में होगा, कोऑपरेशन देखो इनोवेशन में होगा, डिजिटल ट्रेड में होगा, क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स जो हैं इसमें आपको एक तरीके से कोऑपरेशन देखने को मिल जाएगा। फाइनल बात करते हैं कंक्लूजन की, कि कंक्लूजन क्या निकला इससे। ईयू बिकम इंडियाज 22nd एफटीए पार्टनर, भारत का 22वां फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट का जो पार्टनर है वो कौन बना है, ईयू 22वां। ये ध्यान रखना, नंबर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। बूस्टर एक्सपोर्ट्स, जॉब, सर्विसेज एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस, लैंडमार्क स्टेप इन इंडियाज ट्रेड डिप्लोमेसी। तो भारत की जो ट्रेड डिप्लोमेसी है उसमें एक बड़ा लैंडमार्क हमें नजर आ रहा है। वर्तमान स्थिति तो यही है, वर्तमान में तो बड़ी आशावादी स्थिति नजर आ रही है कि जो पिछले लंबे समय से यूएसए के साथ हमारा जो डिस्प्यूट चल रहा है, प्रत्यक्ष कह लो या प्रत्यक्ष कह लो, कहीं ना कहीं टैरिफ की वजह से दिक्कत जो है, तो ऐसे संकेत हैं कि ये चीजें बहुत हद तक चीजों को सुलझा देंगी और शायद यूएसए और इंडिया के बीच में जो टेंशन्स हैं वो भी काफी कम होंगी। शायद डोनाल्ड ट्रंप को लगे कि नहीं, जो पैंतरे मैंने इस्तेमाल किए हैं वो कहीं ना कहीं मेरे लिए ही नेगेटिव हो रहे हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी आपको देखने को मिल जाएंगी। खैर ये कयास है, भविष्य में क्या होगा, भविष्य कैसा रहेगा, हम केवल उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद तो यही है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किसी के साथ भी डील हो, चाहे यूरोपियन यूनियन के साथ डील हो, चाहे यूएसए के साथ डील हो, चाहे चाइना के साथ डील हो, चाहे रशिया के साथ डील हो, हमारी प्रगति सुनिश्चित होनी चाहिए। यही एक आम भारतीय का सपना रहता है। तो इसी शुभेच्छा के साथ मैं आज के सेशन को यहाँ विराम देता हूँ। उम्मीद है आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा, कुछ न कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको सुनने को देखने को मिला होगा। यदि ऐसा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक कमेंट कर सकते हैं, हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं, ताकि हम आगे इसी तरीके के और सेशंस आपके बीच लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।